हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि पिछले कुछ वर्षों की परीक्षाओं में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर 2021 की जनगणना, जिसका ऑफिशियल डेटा तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और जैसे ही 2021 की जनगणना का ऑफिशियल डेटा रिलीज़ होता है तो उससे रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। सो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद एक वीडियो और अपलोड की जाएगी जिसमें पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का संग्रह होगा, यानी कि सभी क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड होंगे और उन क्वेश्चनों के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जनगणना 2011। 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था। अर्थात विश्व के अंदर अगर पहली बार कहीं जनगणना कराई गई थी तो वो स्वीडन देश के अंदर थी और ये 1749 के अंदर अर्थात 1749 के अंदर कराई गई थी। इसके बाद देखिए 1790 के अंदर 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अर्थात अमेरिका ऐसा देश था जिसने नियमित 10 वर्षों पर होने वाली जनगणना की शुरुआत की थी, जिसे हम लोग 10वीं जनगणना बोलते हैं। तो सबसे पहले विश्व के अंदर जनगणना स्वीडन ने शुरू की थी 1749 के अंदर, और सबसे पहले 10वीं जनगणना अमेरिका द्वारा शुरू की गई थी और वो भी 1790 ईस्वी के अंदर। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? अर्थात भारत के अंदर जो सबसे पहले जनगणना की गई थी वो 1872 के समय में की गई थी और उस समय लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी ये जनगणना। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई और वो हुई थी 1872 के अंदर। नेक्स्ट है 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अर्थात 1881 से ही भारत के अंदर नियमित रूप से 10वीं जनगणना की जाने लगी। अर्थात 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना की शुरुआत है वो भारत में 1881 में हुई और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछी जाती हैं, तो इन दोनों फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखें कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के काल में, और भारत में नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस को टिक कर लेना आप। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। इस क्वेश्चन को डबल मार्क कर सकते हो आप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे फैक्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर ही याद करा दूंगा। जनगणना संगठन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी के रूप में जनगणना आयुक्त होते हैं। जो जनगणना का संगठन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके जो सबसे उच्चतम अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? जनगणना आयुक्त। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है अब तक कि जो 2011 की जनगणना है वो भारत की अब तक की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ओवरऑल 15वीं जनगणना थी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई और ये वाली जो जनगणना थी आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना के रूप में स्थापित की गई थी। और जो 2021 वाली जनगणना है जिसका ऑफिशियल डेटा भी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो ओवरऑल जो भारत की जनगणना है वो 16वीं जनगणना के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, और आज़ादी के बाद वो भारत की 8वीं जनगणना होगी। भारत की जनगणना का शुभंकर यानी कि मास्कोट क्या था? तो भारत की जो जनगणना थी 2011 की उसका मास्कोट था प्रगणक शिक्षिका, जो कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं। तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अर्थात आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जो जनगणना थी उस समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली हुआ करते थे। 2011 की जनगणना में कुल 29% पूछे गए थे। ओके, 29% पूछे गए का मतलब है कि जब जनगणना करने वाले जो अधिकारी आए थे आपके घर पे उस समय उन्होंने आपसे जनगणना करते टाइम टोटल 29 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट है 2021 की जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हालांकि इसका जब भी ऑफिशियल डेटा रिलीज होगा तो उसकी एक नई वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 की जो जनगणना है वो भारत की ओवरऑल 16वीं जनगणना है और इसके जनगणना आयुक्त हैं श्री विवेक जोशी। इसका आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, पिछली वाली जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य और इस वाली जनगणना का आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण।
2021 की जनगणना में कुल 31% पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से 2011 की जनगणना में टोटल 29% पूछे गए थे, उसी प्रकार से 2021 की जो जनगणना है इसके अंदर टोटल 31% पूछे जाएंगे। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, अर्थात ये जो 2021 वाली जनगणना है ये पहली बार पेन और कागज़ लेकर नहीं होगी बल्कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। सो 2021 वाली जो जनगणना है ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, और ये आगे का डेटा जो है ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आपसे यहाँ तक का ही डेटा पूछा जाता है। 121 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, आप राउंड फिगर के अंदर 121 करोड़ रख सकते हो, और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत के अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 17.5% अर्थात 121 करोड़ लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7 रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो कुल जनसंख्या है विश्व की इसका तो 17.5% है भारत की जनसंख्या, लेकिन 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है। इसके अलावा जो 2021 वाला डेटा आएगा वो आपको चौंका देगा जनसंख्या के मामले में, क्योंकि अब भारत वर्तमान के अंदर, ठीक है, ऑफिशियल डेटा के अनुसार भारत वर्तमान के अंदर जो 2021 वाली जनगणना है इसके अकॉर्डिंग विश्व में नंबर 1 पर आ चुका है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, लेकिन अभी आपको 2011 वाली जनगणना का डेटा याद रखना है। सो उसके अकॉर्डिंग भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। और ये जो 2011 वाली जनगणना है जो कि 21 करोड़ जनसंख्या थी, इसमें 51.47% पुरुष हैं और 48.53% महिलाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% हो गई, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजन वर्ष अर्थात ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। 1872 से लेकर और आज तक अर्थात 2011 तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उनमें कोई भी दशक ऐसा नहीं गया जिसके अंदर जो जनगणना के अंदर वृद्धि है, जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि है वो ऋणात्मक रूप से हुई हो। लेकिन 1911 से 1921 का जो दशक था इसमें जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक दर्ज की गई थी, अर्थात 1911 की अपेक्षा 1921 में जनसंख्या कम थी। सो ये एकमात्र ऐसा दशक था जहां पर जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि हुई। इसलिए ये वाली जो जनगणना है 1921 वाली, इसको महान विभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या, आप देखिए शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात भी याद रखना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। आप इनमें से कोई भी एक याद रख लो। शहरी आप याद रख लेते हैं 31.2%, तो बाकी का आप 100 में से माइनस कर सकते हो 31.2, तो आपके पास 68.8% आता है ग्रामीण। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत गाँवों में बसता है। भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड जो जनसंख्या के फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले राज्यों की बात करेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जिसके अंदर जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर दो राज्यों के डेटा याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में सेकंड वाले राज्य का भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर राज्यों की जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो यूपी राज्य के अंदर निवास करती है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र के अंदर। दोनों आपको याद रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड स्थान पर। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है और सेकंड नंबर के अंदर है मिजोरम, ठीक है, जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, आप खुद को पता होना चाहिए ये चीज़ तो, क्योंकि भारत की जो राजधानी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, क्योंकि लोग वहाँ पर पलायन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और सबसे कम जो जनसंख्या निवास करती है वो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद होना ही चाहिए। इससे अक्सर एग्जाम्स के अंदर फैक्ट बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जनसंख्या तो हमने देख ली कि किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा है और किस राज्य के अंदर सबसे कम है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे पहली बात कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, अर्थात 1 किलोमीटर इस तरह से लंबाई और 1 किलोमीटर इस तरह से अगर हम लोग चौड़ाई ले लेते हैं तो ये वाला जो एरिया निकल कर आता है, ठीक है,
इस औसत एरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भारत के अंदर लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सो ये होता है जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी के अंदर है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार के अंदर है। अर्थात बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर जो दायरा है उसके अंदर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं पर पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पर आता है, जिसके अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1028 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी तरह से न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या मैंने अभी आपको बताया था कि सिक्किम के अंदर निवास करती है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। सेकंड नंबर पर आता है मिजोरम, जिसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है और इसके अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में 52 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, इसके अंदर लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 11,320 लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और जो 2021 वाले आंकड़े आएंगे, ठीक है, जब ऑफिशियल डेटा रिलीज होगा, वो आपको चौंका के रख देगा, क्योंकि उसमें हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, क्योंकि भारत अब विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम नंबर पर आ चुका है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर, जो कि है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद होना चाहिए। इसमें से ऐसे के ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो देखते हैं। सबसे पहले लिंगानुपात होता क्या है, तो किसी भी एरिया के अंदर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या है उसे लिंगानुपात बोलते हैं। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे अगर स्त्रियों की गणना की जाए कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, उसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। इसको निकालने का सूत्र होता है स्त्रियों की संख्या अपॉन में पुरुषों की संख्या इनटू में 1000। ठीक है, स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या गुणे में 1000। ये होता है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर लिंगानुपात मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के अंदर पाया जाता है। केरल जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, यहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, जो कि है 1084। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर केरल के अंदर 1084 महिलाएं निवास करती हैं। और वहीं सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं निवास करती हैं। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो हमारे देश के हरियाणा राज्य के अंदर है, जो कि है 879। अर्थात 1000 पुरुषों पर हरियाणा के अंदर मात्र 879 महिलाएं निवास करती हैं। इसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात है 1037। वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, जो कि है मात्र 618। ठीक है, ये सभी डाटा आप फैक्ट्स के साथ याद रखेंगे। इसके अलावा पिछले 7 से 8 साल के एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारत का औसत लिंगानुपात कितना है। तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात 943 है। अर्थात भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं निवास करती हैं। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात 0 से 6 वर्ष तक की जो एज है देश के अंदर, उसमें बालकों पर बालिकाओं की जो टोटल संख्या है उसको शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, कब तक? 0 से 6 वर्ष की आयु तक। तो इसको निकालने का सूत्र भी वही होता है, बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष तक के बटे में 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की संख्या इनटू में 1000। अब देखिए सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि है 972। और सेकंड नंबर पर है मिजोरम, जिसका शिशु लिंगानुपात है 970। इसके बाद न्यूनतम अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा के अंदर है। इसे आप आसानी से याद रख पाओगे कि ओवरऑल जो लिंगानुपात कम है वो भी हरियाणा के अंदर है और शिशु लिंगानुपात में कमी भी हरियाणा के अंदर ही है। और हरियाणा के अंदर शिशु लिंगानुपात है 834। वहीं पर दूसरा नंबर आता है पंजाब का, जहाँ पर सेकंड नंबर पर सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, जो कि है 846। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि है 968। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दिल्ली के अंदर है, जो कि है 871।
सो ये सारा डेटा आपको फैक्ट्स के साथ याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता की। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि साक्षरता को मापने का पैमाना क्या है, अर्थात किस आधार पर हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति साक्षर है या साक्षर नहीं है। 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है 7 साल से अधिक वालों की। तो 7 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भाषा को समझ सकता हो या फिर उसे पढ़ लिख सकता हो, उसी को साक्षर बोला जाएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है साक्षरों की संख्या अपॉन में 7+ अर्थात 7 वर्ष से अधिक आयु वाले की जनसंख्या इंटू में 100। ठीक है, ये होती है साक्षरता निकालने की दर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रख लेना। ठीक है, डबल मार्क टिक कर लेना कि भारत की जो जनसंख्या है उसके अंदर साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 74.04% है, अर्थात 74.04%। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार ऑफिशियल साक्षरता दर। सबसे पहले देखते हैं राज्यों के अंदर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसके अंतर्गत 94% साक्षरता पाई जाती है। ओके, यहाँ पर केरल को हम लोग 100% साक्षरता वाला राज्य या फिर संपूर्ण साक्षरता वाला राज्य बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे राज्य जिनकी साक्षरता दर 90% से ऊपर है उसको पूर्ण साक्षर राज्य माना गया है। तो केरल एक पूर्ण साक्षर राज्य है और मिजोरम भी एक पूर्ण साक्षर राज्य है, जिनकी जो लिटरेसी रेट है, जिनकी जो साक्षरता दर है वो 90% से ऊपर है। सो सबसे अधिक जो साक्षरता है वो केरल की है, सेकंड नंबर पर मिजोरम की है। यहाँ पर आपसे ये परसेंटेज नहीं पूछी जाती है, आपसे केवल ये राज्यों वाला डेटा पूछा जाता है कि कौन सा राज्य मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है डेटा के अंदर। तो न्यूनतम साक्षरता जो है वो बिहार के अंदर है, जो कि मात्र 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, जिसकी साक्षरता 65.4% है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप के अंदर है 91.8% और न्यूनतम साक्षरता दादर व नगर हवेली की है, जो कि है मात्र 76.2%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा डेटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये डेटा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा रहा हूं, हो सके तो आप इसके नोट्स बना लें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप इनको आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। सो राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके अंदर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। 90% जो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की वो ग्रामीण है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 90% अगर इसकी जो जनसंख्या वो गाँव में निवास कर रही है, तो मात्र जो 10% जनसंख्या होगी वो शहरों के अंदर निवास करेगी। तो इसका उल्टा आप यहाँ से याद रख सकते हो, न्यूनतम। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो गोवा के अंदर निवास करती है 62.2%। तो इनमें से कोई भी आप एक डेटा याद रख लो, या तो ये वाला या फिर ये वाला, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला है केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या है वो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दिल्ली की है, जो कि है 97.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो कि 97.5% है। वहीं पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, जो कि है 37.7%। नेक्स्ट देखते हैं भारत के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनका इंपॉर्टेंट डेटा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, ठीक है, SC बोला जाता है, उसकी कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है। ठीक है, कितनी है? 20.14 करोड़। यहाँ पर आपसे एक्चुअल में ये वाला डेटा एग्जाम के अंदर अक्सर नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किस राज्य के अंदर मैक्सिमम SC के लोग हैं या फिर ST के लोग हैं और किस राज्य के अंदर मिनिमम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूपी है। ठीक है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा SC के लोग निवास करते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो वो है पंजाब। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या SC की तो यूपी के अंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लोग जो SC के हैं वो पंजाब के अंदर निवास करते हैं, जो कि ये कुल जनसंख्या का 31.9%। ठीक है, पंजाब की कुल जनसंख्या का 31.9% जो लोग हैं वो SC के अंदर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, ST की बात करें, तो उसकी कुल जनसंख्या 10.43 करोड़। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या शेड्यूल्ड ट्राइब की मध्य प्रदेश के अंदर है। वहीं पर सबसे ज़्यादा ST का जो प्रतिशत है वो लक्षद्वीप के अंदर पाया जाता है, जो कि 94.8%, यानी कि लक्षद्वीप के लगभग पूरी की पूरी जनसंख्या ही ST के अंदर आती है। ठीक है, मात्र यहाँ पर कुछ एक जनसंख्या को छोड़कर, क्योंकि 94.8% है ST की जनसंख्या लक्षद्वीप के अंदर।
सो ये सारा डेटा आपको फैक्ट्स के साथ इसी तरह से याद करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है, उस हिसाब से आपको ये डेटा याद रखना होगा। चलिए यहाँ पर कुछ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बचे हैं जिनको भी आपको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। देखिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, आप याद रखेंगे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनके अंदर कोई भी एससी के लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है, ये एससी फ्री जनसंख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला फैक्ट है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लोग निवास नहीं करते हैं। इन राज्यों के अंदर तो एससी का कोई भी व्यक्ति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है, और इन राज्यों के अंदर या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब का अर्थात एसटी का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जो कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड थी, और जैसे ही 2021 का ऑफिशियल डेटा आता है तो आपको वो भी कवर करा दिया जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।